हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। ऑनलाइन फैक्ट में स्टूडेंट अगला सीरीज लेकर आ चुका हूं। इसके पहले जो भी ऑनलाइन फैक्ट के 20 जी के क्वेश्चन जो डेली शाम 7 बजे को कराया जाता है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, है ना। सारे वीडियो आप लोग देख लेना। लगभग अब तक में 14 वीडियो अपलोड हो चुका है और ये स्टूडेंट लगभग 15वां पार्ट है। तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कर लेना। सभी प्रकार के क्वेश्चन कराए जाते हैं, आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, ठोस कितने प्रकार होते हैं। 12th क्लास का स्टूडेंट यदि कोई इसे पढ़ा होगा तो पता होगा स्टूडेंट, ठोस 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। वो कौन-कौन सा प्रकार है? तो क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। इनके बारे में यदि बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण हैं जिनसे ठोस मिलकर बना होता है निश्चित क्रम से होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस अनियमित क्रम से होते हैं। फिर क्रिस्टलीय ठोस के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार हैं। कौन-कौन से? आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? संस्थापक किसे कहा जाता है प्यारे भाइयों? जो उस समाज को शुरुआत करते हैं, उसके नियम नीति बनाते हैं, जिसके आधार पर लोग चलते हैं, उन्हें हम कहते हैं संस्थापक। जैसे आपने कुछ नियम और नीति बना दिया और उस संगठन का नाम रख दिया, तो वो स्टूडेंट क्या कहला गया? एक प्रकार का संगठन, और उसके आप संस्थापक बन गए। तो ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय। कौन थे प्यारे भाइयों? राजा राम मोहन राय। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया? बताओ भैया, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। और ये जो रोलेट एक्ट है प्यारे भाइयों, वो कब पारित किया गया? तो रोलेट एक्ट जो है 19 मार्च 1919 को किया गया। फिर 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसी रोलेट एक्ट के अंतर्गत। ठीक है। रोलेट एक्ट क्या था? एक काला कानून था जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति को क्या किया जा सकता था? गिरफ्तार किया जा सकता, संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील। बहुत ही मजेदार प्रश्न है प्यारे भाइयों। विश्व की सबसे बड़ी झील, इसका नाम है कैस्पियन सागर। लोग कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि कैस्पियन में लगा हुआ है सागर, तो सोचते हैं ये तो सागर है, ये झील है नहीं, इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। ओके, तो करेक्ट आंसर देख लें, कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है आपके लिए, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऊंची नहीं बोला गया भैया कि सबसे ऊंची, आपको पता है हिमालय है, जिसकी ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ठीक, लगभग 8,850 अब माना जाता है, पहले 8,848, लेकिन दिनों दिन उसकी वृद्धि होती है। कारण भी होता है क्यों वृद्धि होती है, पर यहाँ पर अपन चर्चा नहीं करते हैं। थोड़ा सा समझते हैं कि कोई पर्वत क्यों मतलब वृद्धि होता है। देखिए, जब भी कभी आप दो चीज का टकराव देखते हैं तो उसमें कुछ भाग ऊपर उठता है, उसी प्रकार से ये जो चट्टानें हैं, अंदर जो प्लेटें हैं, वो जब टकराती हैं तो उनका बीच वाला भाग ऊपर उठता है। वही चीज़ अभी धीरे-धीरे उठ रहा है। चलिए, तो कैस्पियन सागर हो गया, इसका आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला। एंडीज, और एंडीज कहाँ का है? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट में है। दक्षिण अमेरिका ऐसा कुछ है स्टूडेंट, ऐसा। ठीक है, इसके यहाँ पे पूरा तट पर, इसके यहाँ पर पूरा तट पर एंडीज पर्वतमाला पूरा फैला हुआ है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी हो गई कौन? एंडीज। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? बताइए भैया, भारत के पड़ोसी देश आप पता होगा कहाँ कहाँ है पड़ोसी देश। तो भारत का नक्शा छोटा सा बनाते हैं अपन, ऐसा। सॉरी, एक बार नेक्स्ट ट्राई अगेन। ये अपना भारत है, ऐसा, ऐसा भारत है। ठीक है, चलो भैया, बस यहाँ पर अपना कौन सा है? इधर है पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान, फिर चीन हो जाता है, फिर यहाँ पे भूटान है, फिर नेपाल है ना? नेपाल है, फिर भूटान है। ओके, इधर म्यांमार है, इधर श्रीलंका है, ऐसे पड़ोसी, और बीच में बांग्लादेश है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी को लिख सकते हैं कौन-कौन से हैं। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। मैंने सभी नाम बता दिया। अच्छा, रमन प्रभाव की खोज किसने की? रमन प्रभाव की खोज किसने की? सर सीवी रमन ने सन कब
1928 में। कब किया गया? सन 1928 में सर सीवी रमन द्वारा। अगला प्रश्न है, कोणीय संवेग का एसआई मात्रक क्या है? कोणीय संवेग का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड कोणीय वेग का उदाहरण है, वो एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर की खोज किसने की? रेफ्रिजरेटर का हिंदी नाम बताओ आप। प्रशीतक, प्रशीतक। ओके। नेक्स्ट प्रश्न आप देखें, लेकिन इसका आंसर हैरिसन व टिमिंग, यानी प्रशीतक की खोज सन 1850 में। कब प्यारे भाइयों? 1850 में। किसने की? हैरिसन व टिमिंग ने। किसने की? हैरिसन व टिमिंग ने। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ? ये क्यों आवश्यकता होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति? जैसे मान के चलते हैं, आपको पता होगा 1 मीटर कपड़ा लगभग 2 हाथ के बराबर है। यदि इसे मीटर ना कहा जाता तो आप विदेश में जाते, भैया 1 मीटर, तो बोलते भैया 1 मीटर तो हमारे यहाँ 5 हाथ के बराबर है। समझ रहे हैं? इसलिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ये नियम लागू किया गया कि जो अंतरराष्ट्रीय निर्धारित किए करेंगे उन्हीं के आधार पर हर जगह का मापन होगा। नहीं तो विदेश वाले भैया मंगाए 5 क्विंटल, हमको है ना कोई भी पदार्थ लेना है। अब यहाँ से भैया 5 क्विंटल की जगह 2 ही क्विंटल दिए, बोले यही 5 क्विंटल हमारा है। तो ऐसे में थोड़ा-सा क्या होता, लेन-देन में, व्यापार में परेशानी होती। इसलिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति लागू किया गया। वो कब किया गया? 1971 में। कब किया गया प्यारे भाइयों? 1971 में, जिसे आपको अच्छे से तैयार करना है। कपूर के छोटे-छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? आपको बताना है करेक्ट आंसर इसका। कपूर के छोटे-छोटे टुकड़े जल में क्यों नाचते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है? पृष्ठ तनाव के कारण कपूर के जो टुकड़े हैं जल के सतह पर नाचते रहते हैं। श्यानता की इकाई क्या है? विस्कोसिटी। श्यानता 11th क्लास के बच्चे से अच्छे से पढ़े होंगे। तो करेक्ट आंसर है पॉइज। क्या? पॉइज। श्यानता की इकाई पॉइज है। क्षणता की इकाई क्या है? पॉइज है। किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव बदले सीधे गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास कपूर रखा हुआ है, यदि खुला छोड़ दो 2 से 3 दिन बाद ये गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया। नेफ्थेलीन रख दो, नेफ्थेलीन यदि खुला छोड़ दोगे तो अपने आप ये वाष्पित अवस्था में बदल जाएगा। यह जो प्रक्रिया है या यह क्रिया है स्टूडेंट, वो क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जो कि ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे किस में बदल जाता है भैया? तो गैस अवस्था में बदल जाता है, तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है प्यारे भाई? आपको बताना है एक स्वस्थ मनुष्य का ताप कितना होता है, जिसका करेक्ट आंसर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना प्यारे भाई? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। ओके। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, श्वेत, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? जिसका करेक्ट आंसर है 7 रंग। बैजानी, हफी, नाला। बैजानी, हफी, नाला। ठीक है, आप ट्रिक लिख लें। बैजानी, हफी, नाला। ओके। बैजानी, हपी, नाला। ठीक है। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। ओके। चलिए चलिए भैया अगला प्रश्न देखते हैं। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो ईंधन कहलाते हैं। मतलब ईंधन को जलाने से ऊष्मा प्राप्त होता है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत आपने पढ़ा क्या? डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत। डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत, है ना, डोबे-राइनर ने किया था। चलिए, फैक्स का पूरा नाम बताना। फैक्स का, फैक्स। देखो भैया, अब तो मान लीजिए ईमेल कर देते थे। पहले ईमेल का सुविधा नहीं था तो फैक्स होता था। मतलब हम कोई भी डॉक्यूमेंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना चाहते थे तो हम किसके माध्यम से भेजते थे? फैक्स के माध्यम से भेजते थे। ये फैक्स। ठीक है। इसका पूरा नाम है फॉर अवे जीरोक्स। मतलब अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को दूर तक भेजा जा सकता है, फॉर अवे जीरोक्स। 2 कॉपी सेम वैसे ही अपन वहाँ पर प्रिंट निकाल सकते थे, है ना। अब तो मान लीजिए जीमेल से भेज देते हैं। ठीक है, ऐसा सिस्टम व्हाट्सएप से भी भेज देते हैं डॉक्यूमेंट के रूप में। तो अब तो अलग ही सिस्टम, अब आज का दुनिया बदल गया। विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तान कौन सा है? बताओ भैया, विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तान बताओ, करेक्ट आंसर बताओ। कहाँ है? अफ्रीका में है, सहारा रेगिस्तान। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तान अफ्रीका।
आटाकामा मरुस्थल भी कहाँ है? अफ्रीका में है, ध्यान रखिएगा। चलिए, भारत और चीन के बीच कौन-सी रेखा है? भारत और चीन, ये है भारत भैया, यहाँ तक चीन की रेखा है। ये कौन-सी रेखा है? तो बताना है मैकमोहन रेखा। कौन-सा रेखा भैया? मैकमोहन रेखा। यानी मैकमोहन व्यक्ति ने बताया कि इधर का चीन है और इधर अपना भारत है। ओके? तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं कंप्लीट। देखिए, रेखा का नाम कैसे पड़ जाता है? भैया, रेखा का नाम तब पड़ता है जब उस व्यक्ति के द्वारा, है ना, निर्धारण किया जाता है कि यहाँ से भारत और इधर चीन। ओके? तो आज सर उम्मीद है कि 20 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप बेहतरीन नोट्स बनाते चलें। यदि स्टूडेंट आप डेली देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा ना पढ़ें, लेकिन इतना ज़रूर आप करते चलें। आप लोगों के लिए थोड़ा-सा हेल्प मैं कर रहा हूँ, तो आप लोग भी अपना स्वयं का तो हेल्प कर सकते हैं। और हो सके मेरे लिए तो आप शेयर कर दें, लाइक कर दें। चैनल को यदि पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।